नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं नरेश कुमार शास्त्री, राज्य प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। दोस्तों, आज मेरा फेसबुक पर लाइव आने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए मैंने किया है ताकि हम 19 अक्टूबर से लगातार 29 अक्टूबर तक जो 11 दिन की हड़ताल थी पालिका परिषद, निगम और अग्निशमन के कर्मचारियों की, उस पर चर्चा कर सकें। एक तो मैं सबसे पहले इस आंदोलन में जिन लोगों ने, संगठनों ने हमारा समर्थन किया, सहयोग किया, उनका धन्यवाद करूंगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का और विशेष तौर पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है उसका, संबंधित CI2 का, क्योंकि पालिका परिषद और निगमों में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी इस हड़ताल में थे और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भाईचारे की एक बहुत ही मजबूत मिसाल पेश करते हुए इस हड़ताल में सहयोग किया है। सरकार और प्रशासन का पूरा प्रयास था कि गांव से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को शहर लेकर के आए और वो सफाई कराएं, या दिहाड़ी पर सफाई कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र से लेकर आए और वो सफाई कराएं। लेकिन जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है उसने ना तो अपने सदस्यों को शहर में सफाई के लिए आने दिया और जो गांव के लोग थे उनको भी उन्होंने हड़ताल के महत्व और संघर्ष के महत्व को समझाकर उन्होंने उनको रोकने का काम किया। तो और उन्होंने CI2 ने और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने इस हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करने का 31 अक्टूबर को ऐलान भी किया था। इसके अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बहुत सारी जो यूनियनें संबंधित हैं उन्होंने भी, सभी ने मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, इस हड़ताल को हम किस नज़र से देखते हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा। दरअसल पालिका परिषद और निगम में वैसे तो, अग्निशमन में वैसे तो सभी काडर्स के कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी भी हैं, सीवर का कर्मचारी है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, और फायर में टेक्निकल फायरमैन है, ड्राइवर है, अन्य स्टाफ है, और ये सभी इस हड़ताल में शामिल थे। लेकिन इसमें जो हड़ताल में जो बड़ा हिस्सा हड़ताली कर्मचारियों का था उसमें सीवरमैन और सफाई कर्मचारी थे। मैं इस हड़ताल को इस नज़र से देखता हूं कि दिवाली के एक बड़े त्योहार के अवसर पर इस हड़ताल में कई तरीके के सवाल उठे। कुछ लोगों का ये कहना था कि दिवाली के अवसर पर हड़ताल नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि भाई त्योहार में हड़ताल करके कर्मचारियों ने जनता को गंदगी के साथ त्योहार मनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर मैं बोलूँगा कि हमने दिवाली के अवसर पर हड़ताल करने के लिए, हड़ताल करने से पहले दिवाली के अवसर पर हम हड़ताल करना नहीं चाहते थे। हमने 4 महीना पहले सरकार को अपना मांग पत्र और अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उसको अनसुना और अनदेखा कर दिया। जब हमने हड़ताल शुरू कर दी तो 19 अक्टूबर को मंत्री जी बात करते हैं और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों में से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना एक मांग है, ठेका प्रथा समाप्त करना
हरियाणा कौशल रोजगार निगम से पालिका परिषद अग्निशमन के कर्मचारियों को बाहर रखना, पक्की भर्ती करना और ठेकेदारी में जो शोषण हो रहा है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारी मांग थी, जिस पर मुख्यमंत्री अपने जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी थे उन्होंने इन मांगों को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये मांग पूरी नहीं की जा सकती। जिसके बाद हमने ये तय किया कि अब प्रदेश में आंदोलन को आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका बहुत भारी शोषण है। ठेकेदारी में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो डोर टू डोर का कर्मचारी है, वर्क आउटसोर्स का कर्मचारी है या ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के ठेकों में काम करने वाला कर्मचारी है, इनका जो शोषण है वो चरम पर है। समय पर वेतन नहीं देना, कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000, ESI EPF का कोई लाभ नहीं है और ठेकेदार आए दिन उनको नौकरी से बाहर कर देता है और उनका शोषण बहुत ही चरम पर है। आर्थिक शोषण है, मानसिक शोषण है, शारीरिक शोषण है। दूसरा, लंबे टाइम से कच्चे कर्मचारी सफाई के काम में लगे हैं, चाहे वो गांव का सफाई कर्मचारी है या सरकारी विभागों में, अर्ध सरकारी विभागों में, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस या पालिका परिषद निगम में जो सीवरमैन सफाई कर्मचारी है। लगभग 1996-97 के बाद कोई पक्की भर्ती नहीं की गई है और कुछ रेगुलाइजेशन पॉलिसी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो खट्टर साहब की सरकार है, उन्होंने अपनी 2014 में सरकार बनने के बाद जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक थी, तमाम रेगुलाइजेशन पॉलिसियों को उन्होंने एक कलम से निरस्त कर दिया और 8 साल के अंतराल में कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं बनाई है। वैसे तो सफाई कर्मचारियों के अलावा प्रदेश भर में सभी विभागों में लगभग 1.25 लाख के करीब कर्मचारी लगे हैं। सफाई कर्मचारी भी इनमें शामिल हैं, सीवर भी का कर्मचारी इनमें शामिल है और अब उनको सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर रही है। एक सरकार ने नीति बनाई है, एक कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके जो रूल फ्रेम किए गए हैं, नियम और शर्त हैं, उसमें जो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी जो भविष्य में उनको हमेशा कच्ची नौकरी पर रखने की शर्त है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाएगा कर्मचारी, वो कभी पक्का नहीं होगा। उसको कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। वो जब तक नौकरी में है, उसका कार्य संतोषजनक है, 58 साल तक या 60 साल तक जो भी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एक आयु सीमा है, वो तब तक कर सकता है नौकरी, लेकिन वो कभी पक्का नहीं होगा। सरकार ने ऐसा कच्चा रखने का नियम बना दिया। दूसरी तरफ सरकार कहती है कच्चे कर्मचारियों के संदर्भ में कि ये बैकडोर एंट्री है। मेरा ये सवाल है कि इन कर्मचारियों को लगाया किसने है? सरकार ने लगाया है, अधिकारियों ने लगाया है। ये स्वयं ही तो परमानेंट पोस्टों को परमानेंट भर्ती से भरने की बजाय कच्चे कर्मचारियों से अपना काम चलाने के लिए कम से कम खर्च में इन सभी चीज़ों का रास्ता खोलते हैं और फिर उसको गैर कानूनी बताते हैं। मेरे हिसाब से तो जो अधिकारी और सरकार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करने की नीति सरकार को बनानी चाहिए। विशेष तौर पर अगर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूं
तो मैंने अभी जैसे कहा कि 1996 में 97 में जब हमने हड़ताल हवीपा और भाजपा की सरकार में की थी, उस वक्त हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। बंशीलाल जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और लगभग 5,000 पक्के कर्मचारी पूरे प्रदेश में पालिका परिषद में भर्ती किए गए थे। उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। इसका मतलब यह है कि हड़ताल टाइम में उनको भर्ती किया था, लेकिन उससे पहले भी कोई भर्ती नहीं थी, कच्ची भर्ती थी। और सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में सरकारों का जो नज़रिया रहा है वो ठीक नहीं है। मैं कहूँ तो सफाई कर्मचारियों को तो सभी सरकारों ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने भेड़ की तरह उनको समझा है और सबने उनकी ऊन उतारने का काम किया है। निश्चित तौर पर भाजपा की और जसपा की सरकार ने भी यही क्रम जारी रखा है। और वैसे सरकार कहती है कि हम सफाई कर्मचारियों के, हम दलितों के हितैषी हैं। पीछे सरकार का जो नज़रिया रहा है, इस सरकार में दलित महापुरुषों के जन्मदिन मनाना और उनको, दलितों को इकट्ठा करके, मतलब एक तरीके से वोटों को पोलराइजेशन करने का काम रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार का एक चरित्र है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में जो उनका संसदीय क्षेत्र है, पीछे वो गए तो कुछ सफाई कर्मचारियों के उन्होंने पांव धोए। और ये देखने में आता है, राजनीतिक लोग दलितों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, वो तो सबको पता है कि वो क्या उनका ये सारा मकसद है। और हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी हैं, ये भी कुछ दिन पहले दलितों के घर गए थे, मंत्री बनने से पहले वहाँ खाना खा रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा दलित हितैषी हूँ। दरअसल जो सफाई कर्मचारी है, एक ये विशेष कम्युनिटी का, एक विशेष बिरादरी के लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, वो है वाल्मीकि बिरादरी। देश में विभिन्न प्रांतों में इस सफाई के काम करने वालों को अलग अलग नामों से, जातियों से संबोधित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और समाज में शिक्षा के तौर पर, आर्थिक तौर पर, समाज में बराबरी के तौर पर पूरी तरीके से पिछड़े हैं। सरकारों ने हमेशा ढोंग तो किया है उत्थान करने का, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कभी भी इसमें इस समाज को सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, ये जो सफाई का काम है, ये बहुत ही घातक काम है। सफाई का काम करने वाले लोग, आपने हमेशा सभी लोग देखते हैं, उनके पास में कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं होते हैं, ना पैर में होते हैं, ना हाथों में, ना मुंह पर मास्क वगैरह होता है। अभी कोविड टाइम में एक समय था जब एक आम आदमी भी मास्क का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं, गंदगी से बहुत सारी बीमारियां उनको लगती हैं। ना उनका मुंह ढका होता है, ना हाथ कवर होते हैं, ना पैर कवर होते हैं, और वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। औसतन आयु सफाई का काम करने वाले लोगों की 50 से 55 तक है और वो इसी आयु में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जो सफाई का काम है, इसको सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकारें हों, राज्यों की सरकार हों, उन्होंने इसको पूरी तरह से इसका निजीकरण काम करने का काम किया है। पहले हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई थी 2004-05 में। उसमें सफाई के काम को ठेकेदारों के हवाले कर दिया और ठेकेदार
जो थे उन्होंने इनका शोषण किया। अब लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ का संघर्ष रहा है। पीछे 2009 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में थी, हम लड़े थे और हमने लड़ करके कुछ सफाई कर्मचारियों को विभाग के रोल पर कराया था। लगभग पालिका परिषद और निगमों में मैं बात करूं तो 28 से 30 साल तक के ऐसे कर्मचारी हैं जो पक्के नहीं हुए हैं और कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं। उनको किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति का लाभ भी नहीं मिल रहा और एक्सीडेंटल मौतें हैं या और कई प्रकार के जो ट्रेजेडी हैं वो उनके साथ हो जाती है और वो हमारे बीच में से चले जाते हैं, लेकिन उनका जो परिवार है वो भूखमरी का शिकार हो जाता है। सरकार कभी उनकी तरफ नज़र उठा करके मतलब उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं है। कोई छोटी मोटी जैसे कुछ चीज़ें सरकार ने दी हैं, जैसे पीछे कोई सफाई भत्ते की बात थी, वो भी सबके लिए नहीं, वो एक दया भाव से उन्होंने दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार इनको सफाई कर्मचारी सीवरमैन को इंसान मानती हो और वो इनको इनके अधिकार दिए जाए, इनकी नौकरी पक्की की जाए और इनको सेवानिवृत्ति के लाभ, इनको पेंशन और इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का सरकार का कोई नज़रिया किसी राजनीतिक दल की सरकार रही हो प्रदेश में उनका नहीं है। और सीवर के काम की जहाँ तक बात है वो बहुत ही जानलेवा काम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया, लगभग वो 50 पेज का एक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं हो सकती, मानव द्वारा मानव का मलमूत्र जो है साफ करने का उसमें प्रतिबंध है, उठाने का प्रतिबंध है। लेकिन पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसी मशीन नहीं है जो सीवर का काम कर सके। आज भी आदमी ही इस काम को कर रहे हैं और उसका अंजाम ये है कि बिना सेफ्टी उपकरणों के, बिना संबंधित अधिकारियों के और बिना वहाँ पर कोई प्रबंधन के वो सेफ्टी टैंकों में सीवरेज में उतरते हैं और फिर एक के बाद एक कई लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। अभी हिसार की घटना है, वहाँ मौत 3 लोगों की हुई। रोहतक में लगातार घटनाएं हुई हैं, भिवानी में, फरीदाबाद में, पलवल में, इवन देन जो अपने प्रदेश के 90 शहर हैं लगभग जहाँ सीवरेज व्यवस्था है, वहाँ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, इन लोगों की मौत हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए सीवर में मरने के बाद उनके परिवारों को आर्थिक राशि के लिए भी आदेश किए हैं और इस घटना में जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन पे कार्रवाई करने की बात है। SC ST का मुकदमा दर्ज करने की बात है। तो निश्चित तौर पर मुकदमा पहले तो दर्ज ही नहीं होता, हो जाता है तो गिरफ्तारी नहीं होती, और गिरफ्तारी होती है तो जो उसके मुख्य आरोपी हैं इस घटना के उनकी नहीं होती। केवल ठेकेदार के किसी सुपरवाइजर की या किसी छोटे अधिकारी की, उसके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और सरकार का नज़रिया बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों को न्याय देने का नहीं है। और ये भी देखने में आता है कि कभी भी सफाई कर्मचारी सीवर में जो मरता है उनके घर सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो शोक प्रकट करने भी नहीं जाते। अगर कहीं कोई धार्मिक स्थल पर या किसी और दुर्घटना में जो धार्मिक उपद्रव में कोई अगर मर जाए तो सरकारें उनको नौकरी देती है, 50-50 लाख रुपए का ऐलान मुआवजे का करती है, उनके घर जाती है। तो ये जो तरीका है एक्चुअली ये जो ठीक नहीं है। आज भी दलितों को मतलब
हे दृष्टि से देखा जा रहा है, विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों को। जिस तरीके से पहले मनुस्मृति देश में लागू थी और दलितों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, ना वो अच्छा नया कपड़ा पहन सकते थे, ना उनको कोई ज़मीन जो मुख्य मार्गों पर वो रख सकते थे, कमर्शियल वगैरह। महिलाओं को यहाँ तक था कि उनको ज़मीन पर चलने के लिए भी कर अदा करना पड़ता था, मतलब उनके जो वृक्ष स्थल थे उनको नंगा रखना पड़ता था। अब सभी को पता है, ये जो साउथ में नक्केली देवी है, उस एक दलित महिला थी और उसने अत्याचारों से तंग आकर के अपने वृक्ष स्थलों को ही काट दिया था। मतलब बहुत सारी कुप्रथाएं इस टाइप की थी। आज भी केवल जो है कुछ चीज़ों में बदलाव थोड़ा जो देखने को मिल रहा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में जो आम जनता को, सभी धर्मों के लोगों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की गई है, उसके अनुसार कुछ चीज़ों में बदलाव आया है। लेकिन आज भी अंदर से जब हम देखते हैं तो राजनीति का जो मुखौटा है वो केवल दलित प्रेम दिखाने का ढोंग करता है। अंदर से वो आज भी ज्यों के त्यों दलित विरोधी है। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में गांव में सफाई कर्मचारी लगेगा तो मानदेय पर लगेगा, शहर में सफाई कर्मचारी लगेगा ठेके पर लगेगा, और किसी स्कूल में, किसी ITI में या सरकारी विभाग में, रोडवेज में, बिजली में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वो कच्चे लगाए जाएंगे और ऐसे लगाए जाएंगे जो कभी पक्के ना हो। इस तरीके की नीति बना करके उनको सिर्फ इतना वेतन मिले कि वो अपना पेट भर सके। वो उनको सरकार बातें करती है, भाई हमने शिक्षा में इनको आरक्षण दे दिया, हमने इनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया, लेकिन सरकार की जो असलियत में जो उनका उद्देश्य है वो ये है कि सफाई कर्मचारी केवल सफाई कर्म का ही काम करे, वो इसी दायरे में रहे। उनको इससे बाहर निकालने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए इनकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया, कच्चा कर दिया, पार्ट टाइम पर कर दिया, ठेके में कर दिया, मानदेय पर कर दिया। मेरा सवाल है सरकार से, काम में जो सफाई कर्मचारी है मानदेय देंगे, मानदेय किस लिए दोगे भाई? वो काम कर रहे हैं, जो एक सफाई कर्मचारी का नियमित वेतन है वो उनको दो, उनकी नियमित नौकरी करो, उनको पेंशन का अधिकार दो ताकि वो बुढ़ापा अपना अच्छे से काट सके। हालांकि सरकार अभी 8 साल जब सरकार के पूरे हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे हमने अपने 8 साल में जो बुढ़ापा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, उसमें बढ़ोतरियां की हैं। अरे आप सामाजिक तौर पर पेंशन का मतलब देने का काम कर रहे हो तो जो लोग काम में लगे हैं उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं पुरानी पेंशन को बहाल किया जा रहा है? और क्यों मतलब कर्मचारियों का आप शोषण कर रहे हो? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये शोषण सरकार जो है बिल्कुल एक प्लानिंग की तरह ये काम कर रही है ताकि ये जो वर्ग है वो कभी भी सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल ना हो और ये सफाई का जो काम है इसी में जुटे रहे और इनकी आने वाली औलादें भी इसी तरीके से सफाई के जो ठेकेदार हैं उनके गुलाम बने रहें, कच्ची नौकरी में वो काम करें, उनको अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसर ना मिलें। और जो सरकारी तंत्र है वो तो आप सभी लोगों को पूरे प्रदेश में, देश में ये मालूम है कि जो सरकारी विभाग हैं जो जनसेवा के लिए बनाए गए थे देश को आज़ाद होने के बाद, अब उन सभी विभागों को सरकार ख़त्म कर रही है। सरकार का उद्देश्य है किसी को सफाई चाहिए तो भाई प्राइवेट आदमी से कराइए, किसी को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, यातायात की सुविधाएं चाहिए, या आप किसी को बिजली चाहिए, सब चीज़ों को बेचने पर सरकार जुड़ी है। सरकार शिक्षा को बेचने पर तुली है। अब जो स्कूल हैं उनमें भी सरकार ने एक फीस निर्धारित कर ली है। मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है
इस तरीके की जो योजनाएं बनाती है, इन योजनाओं से इनको बहुत ही क्षति पहुंच रही है। अभी पीछे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, उसने दलितों को प्लॉट देने का ऐलान किया, और ये सरकार भी कह रही है कि हम जो है सभी गरीबों को मकान देंगे। जब इन योजनाओं में लोग शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं तो पता लगता है कि सफाई कर्मचारी तो इस योजना में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नौकर है। तो इस नौकरी को, जो कच्ची नौकरी है, कम वेतन की नौकरी है, इसका नाम नौकरी रख करके सरकार जो है, जो दलितों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, उससे भी इन दलितों में अति दलित जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं, इनको वंचित कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार का चेहरा देखोगे तो उससे ये प्रतीत होता है। और मैं वर्तमान सरकार की ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विभिन्न प्रदेशों में जो अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं, वो सरकारों का भी नज़रिया यही है। उनका भी उद्देश्य यही है कि सफाई कर्मचारी केवल सफाई का काम करता रहे, उसे बस जिंदा रहने के लिए इतना पैसा दो कि वो बस एक 2 टाइम का खाना खा सके और अपना तन ढक सके। तो निश्चित तौर पर सरकारों का ये नज़रिया सफाई कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है, और इसलिए हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, यानी कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, या ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, या आगे भविष्य में होंगे, वो इसलिए ही आंदोलन हो रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को समाज में बराबरी का स्थान मिले। उनका जो रोजगार है, उनका जो काम है, सरकार उसको पक्का रोजगार देने का काम करे। क्योंकि सफाई का काम ऐसा है, जब तक दुनिया में इंसान रहेगा तब तक सफाई का काम बंद नहीं हो सकता। इसलिए जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके रोजगार को सुरक्षित रखे सरकार, उसको पक्का करे। ये जो ठेकेदारी है, ये जो मानदेय का काम है, ये जो पार्ट टाइम की इन्होंने शुरुआत कर दी है, इसको बंद करे सरकार। निश्चित तौर पर मैं नगरपालिका की जो हड़ताल है उस पर भी बोलूँगा। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा केवल सफाई कर्मचारियों का संगठन नहीं है, वो प्रदेश के 3/4 क्लास के जो कर्मचारी हैं उनका भी संगठन है। अग्निशमन के जो कर्मचारी है उनका भी संगठन है। हम जब भी मांगे करते हैं, जब भी अपना मांग पत्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं, तो सबकी मांगे होती हैं, लेकिन सरकार जो है कच्चे कर्मचारियों के प्रति उसका नज़रिया ठीक नहीं है। वो कच्चा ही उसको रखना चाहती है। और भर्तियों की अगर हम बात करें तो भर्ती भी इस सरकार में अगर भर्तियों की बात करें तो मतलब पेपर होता है, वो लीक हो जाता है, कोई कोर्ट में मतलब डिस्प्यूटेड हो जाता है। मतलब भर्तियों का जो सिलसिला है वो एक तरीके से बंद है, और कच्चा कर्मचारी लगाकर ही सभी पोस्टों पर काम चलाया जा रहा है। और उन कच्चे कर्मचारियों को कभी पक्का ना करने की नीतियां हरियाणा कौशल जैसे रोजगार के नाम पर बनाई जा रही हैं, जो निंदनीय है। सरकार को प्रदेश के युवाओं को नियमित रोजगार के मौके देने चाहिए, और जो पहले से लगे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की नीति बनानी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर अभी हमारा फैसला सरकार से 11 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें हमारी सहमति बनी है कि प्रदेश में जो पालिका परिषद निगम के कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा क्रम वाइज। एक नीति बनाई है सरकार ने वैकेंट पोस्टों को फिलअप करने के लिए, नई नियुक्ति के शुरुआत वो करेंगे, और उसमें एक निर्धारित संख्या के आधार पर प्रदेश में जो पहले से कर्मचारी लगे हैं उन्हीं के लिए एक नीति निर्धारित करेंगे, और उनको क्रम वाइज पक्का करेंगे। सीवरमैन को भी पक्का करेंगे। लेकिन अन्य जो 3-4 क्लास का जो कर्मचारी है उनके बारे में सरकार का कोई नीति नहीं है कि उनको पक्का किया जाए। उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में करने पर तुली है। इस पर हमारी लंबी चर्चा, लंबी बहस हुई, लेकिन सरकार का ये कहना था कि जी हमने ये नीति बना दी है, सबके लिए है, एक विभाग के लिए नहीं है, इसलिए इस नीति को
हम लागू करेंगे। तो इस बात से जो बात निकल करके आई है, दूसरा वो ये है कि जो प्रदेश का जितना कच्चा कर्मचारी है उसको संगठित होना चाहिए। जितने प्रदेश के संगठन हैं कर्मचारियों के, उनको संगठित होना चाहिए और एक मिल करके आंदोलन करना चाहिए ताकि सरकार की इस नीति को बदलवा सके। ये कच्चे आदमी पक्के हो सकें, पुरानी पेंशन मिल सके। एक सामूहिक आंदोलन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों की मैं बात करूं तो मैं ये बिल्कुल कोई इस बात को कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि पीछे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था। ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने मंत्री से, विभाग के मंत्री से मिले, उसका भी ये कहना था ये कभी पक्के नहीं हो सकते। तो हम ये पूछना चाहते हैं भाई, ये पक्के क्यों नहीं हो सकते? एक बात तो इनको शहर के सफाई कर्मचारियों की तरह समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनको सरकार एक पक्के कर्मचारी के रूप में क्यों नहीं नियमित करना चाहती है? तो इससे ये स्पष्ट है ना कि गांव का सफाई कर्मचारी हो, शहर का सफाई कर्मचारी हो, उसको पक्का ना करो, उसको सेफ्टी उपकरण ना दो, उसको सफाई के उपकरण ना दो, उसको पूरी तरीके से आप उसका शोषण करो और वो इसी प्रकार से ज़िंदगी जीते रहें गुलामी की, और दबे रहें, डरे रहें। उनके साथ में गाँवों में अत्याचार होते रहें, शहरों में अत्याचार होते रहें, बेटियों के साथ, हाँ हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ में मतलब दुष्कर्म होते रहें और उसका विरोध करें तो फिर उस पर भी सरकार जो है, अभी पीछे जो घटना थी, कई घटनाएं देश में आई हैं। एक छोटे से बच्चे को राजस्थान में सिर्फ पानी पीने के ऊपर मार दिया। आपके यूपी की घटनाएं हैं, प्रदेश हरियाणा प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हैं। जो अभी जींद में दलित परिवारों के साथ मारपीट, मर्डर उनका कर दिया, और बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी। मतलब न्याय की भी कोई उम्मीद सरकार से नहीं है कि भाई कोई सामाजिक न्याय भी सरकार हमारे साथ कर देगी। ना सामाजिक न्याय हमें मिल रहा है, ना रोज़गार हमें मिल रहा है, और हम एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जीने के लिए सरकारों ने मजबूर कर दिए हैं। और ये इसके लिए कोई मतलब देवी देवता, ईश्वरीय शक्ति कोई किसी प्रकार की अगर कोई होती है तो वो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए केवल सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये समय आ गया है कि प्रदेश में एक संयुक्त आंदोलन बने। तो हम जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, मैं उससे अपील करूँगा, किसी विभाग में काम करता हो, चाहे वो गांव का सफाई कर्मचारी है, चाहे यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, आईटीआई का स्कूल का कर्मचारी है, रोडवेज का कर्मचारी है, बिजली में सफाई का काम करने वाला है, या जन स्वास्थ्य विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, सीवरमैन है, मतलब प्रदेश के सरकारी अर्ध सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, पालिकाओं में जो सफाई सीवर का काम करते हैं, उनको गांव से लेकर शहर तक एकजुटता बनानी चाहिए और इस गुलामी से आज़ादी के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए एक संयुक्त आंदोलन बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं ये प्रयास करूँगा, अपने जो सफाई कर्मचारियों के संगठन है, एक नंबर पर नगर पालिका कर्मचारी संघ मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, और दूसरे नंबर पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है संबंधित सीटू, वो दूसरे नंबर पर सफाई कर्मचारियों का प्रमुख संगठन है। तो मैं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का संगठन है उससे भी तालमेल करने का प्रयास करूंगा, और जो अन्य कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में उनसे भी मैं ये प्रयास करूंगा, और जो यूनियनें हैं उनसे भी प्रयास करूंगा कि वो संयुक्त एकता बनाएं, संयुक्त आंदोलन की तरफ बढ़ें, और इन गरीब, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित जो सफाई करने वाले लोग हैं, इनको सामाजिक बराबरी के लिए, इनको सामाजिक न्याय के लिए, इनके अधिकारों के लिए वो तालमेल बिठा करके आंदोलन करें। निश्चित भविष्य में ये काम हम करेंगे, और कोई भी सरकार रहे, किसी पार्टी की सरकार रहे,
वो सफाई कर्मचारियों का शोषण अगर करेगी, ये कच्ची नौकरी ठेकेदारी के काम को बंद नहीं करेगी, इनको पक्का नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकारें कुछ भी कहें कि ये किसी के, अभी पीछे जो हमारी हड़ताल थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ये किसी के बहकाए में है सफाई कर्मचारी। मुख्यमंत्री जी, हम किसी के बहकाए में नहीं हैं, हम दुखी हैं, हमारी पीड़ा को कोई सरकार समझती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सभी की पक्की भर्तियां की जा रही हैं, पीछे आपने 18,200 कुछ लोगों की भर्ती करी और उसमें एक भी सीवरमैन सफाई कर्मचारी आपने नहीं लगाया, अलग से भी कोई इनकी भर्तियां नहीं की। अब भी आप भर्ती कर रहे हो तो उसमें पक्की भर्ती का अभी भी आपने कोई रास्ता नहीं खोला। अभी भी आप डोर टू डोर का जो सफाई का काम है उसको ठेकों में दे रहे हो एक परियोजना के तौर पर। अभी भी जो सफाई का काम है उसको आप वर्क आउटसोर्स कर रहे हो, उसको आप मानदेय पर दे रहे हो। तो ये जो शोषण है, आप अपनी नीतियों को पहले उन पर विश्लेषण, उन नीतियों के बारे में आप एक बार उन पर विचार करें और ये देखें कि सफाई कर्मचारियों की स्थिति प्रदेश में, समाज में किस तरीके से बनी हुई है, वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहा है, और उसके बारे में आप विचार करें। और अन्यथा ये आंदोलनों का दौर चलेगा, आपकी सरकार हो किसी और की सरकार हो, आंदोलन तो रहेंगे, क्योंकि जब तक शोषण बंद नहीं होगा, जब तक लोग लड़ेंगे। देश को आज़ाद कराने में 200 साल लगे, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, फांसी पर लोगों को लटका दिया। आज भी जो आज़ादी के दीवाने हैं, जिन्होंने भरी जवानी में भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, मतलब जो भरी जवानी में फांसी के फंदे पर चढ़ गए जो लोग, अब उन्होंने इसलिए अपनी देश की आज़ादी के लिए मौत को चुना ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को आज़ाद करवा सकें। निश्चित तौर पर हम भी अपने इन सफाई कर्मचारियों के लिए बिल्कुल आंदोलन का रास्ता चुनेंगे, और आंदोलन करते समय जो भी हो, सरकार जो भी जुल्म ढाए, जैसे अभी हड़ताल में सरकार ने सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किए, मुकदमे बनाए झूठे, उनको जेलों में डाल दिया। और वैसे देखने में आता है कि जब कोई कोविड जैसी बीमारियां आई, उसमें तो राजनीतिक लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, और अब हड़ताल के टाइम पर अब वो ड्रामा कर रहे थे, अधिकारी ड्रामा कर रहे थे, मशीनरी ला करके कूड़ा उठाने का प्रयास, रात में चोरों की तरह। और सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल थी उस पर कोई बातचीत करने का रास्ता ईजाद नहीं किया जा रहा था, लेकिन सफाई कर्मचारी पीछे नहीं हटे, वो लड़े, शांतिपूर्ण तरीके से लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। सरकार से वार्ता हुई है, उसमें कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी इस वार्ता से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसमें कई चीज़ों को सरकार ने अभी भी अपनी नीतियों में बदलाव से जो है पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ठेका खत्म जड़ से होने की बात है, 3-4 क्लास के कर्मचारियों का भी ठेका खत्म होना चाहिए, वो भी रोल पर आने चाहिए, वो भी पक्के होने चाहिए। सरकार पीछे हट रही है। निश्चित तौर पर अगर सरकार का यही नज़रिया रहा तो आंदोलन होगा। अभी मैं कोविड की बात कर रहा था, अभी जब हम हड़ताल कर रहे थे तो सरकार का ये नज़रिया था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भाई काम पर वापस लौटाओ, और प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने तो ऐसा बयान जारी किया कि हमारी एकता को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई कि कुछ जिलों में, अधिकतर जिलों में हड़ताल समाप्त हो गई है, बाकी कर्मचारी भी आ जाओ। लेकिन 11 दिन हड़ताल चली। मुझे इस बात का बहुत ही मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार के लिए सरकार के किसी भी तरीके के दबाव में वो नहीं आए, डराने में वो नहीं आए, धमकाने से वो नहीं रुके, और उन्होंने लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर पर आगे भी वो लड़ेंगे। जहाँ तक जनता के प्रति सफाई कर्मचारियों की निष्ठा की बात है, समर्पण की बात है, किसी से छुपी नहीं है। कोविड में सफाई कर्मचारियों ने जिस आस्था के साथ जनता के लिए काम किया, उसको जनता ने भी अप्रिशिएट किया, ताली बजा करके, फूल मालाएं पहना करके। लेकिन जनता भी इस बात को समझे कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, वो अधिकारों को सरकार छीन रही है, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। कई बार जनता की तरफ से भी ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं कि भाई ये हड़ताल क्यों करते हैं,
हम हड़ताल इसलिए करते हैं कि सरकार हमें वर्षों से 30-30 साल से हमारी नौकरी को पक्का नहीं किया जा रहा है। हमारा जो भी बच्चा भविष्य में सफाई का काम करेगा वो ठेकेदारी में करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जनता से भी मेरा सवाल है, क्या आप लोगों को सफाई करने वाले लोगों का जो जीवन स्तर सुधरे, आपको उनका सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या जब तक दुनिया में इंसान रहेगा सफाई का काम तब तक रहेगा? फिर जब काम परमानेंट है तो फिर ये ठेकेदारी क्यों की जा रही है? सरकार 50,000 की नौकरी पर भर्ती करती है, 1 लाख तक के लोग हैं जो सरकार में भर्ती किए जाते हैं, नौकरी पे रखे जाते हैं पक्के। भाई उनको आप कर सकते हो तो 18-20 हज़ार रुपये की जो नौकरी करने वाला है, समाज में सबसे गरीब आदमी है, दबा है, कुचला है, उसको पक्का नौकरी का आप अवसर नहीं दे रहे हो, तो ये निंदनीय है। जनता को हमारी मतलब भावनाओं को समझना चाहिए। जनता को हमारे प्रति इस बात को लेकर के बिल्कुल विचार करना चाहिए कि हम भी जनता के एक अंग हैं, और हमने कोविड में दर्जनों लोगों ने जो है अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। कोविड में कोई भी जिनका परिवार का सदस्य कोविड से मौत हो रही थी, वो उसका संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सफाई कर्मचारी गांव से शहर तक ऐसा एक मतलब एक वर्ग है जिसने कोविड से मरे लोगों की अंतिम संस्कार किए। और मैं बड़े फक्र के साथ कह रहा हूँ, हिसार से हमारा एक कार्यकर्ता था, प्रधान था प्रवीण, सुरेंद्र भिवानी से था, और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को निछावर इस काम को करते हुए कर दिया। लेकिन सरकार उनको भी जो एक आर्थिक सहायता के लिए सरकारों ने घोषणा की थी, केंद्र ने घोषणा की थी 50 लाख रुपए देने की, उनको भी वो देने में मतलब ना नुक्कड़ कर रही है। सफाई कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने में वो 4,000 रुपये जोखिम भत्ता इसके काम के लिए हमने मांगा था, उसमें भी ना नुक्कड़ कर रही है। तो इसलिए ये आंदोलन हो रहे हैं। ये आंदोलन समानता के लिए है, ये आंदोलन अधिकार के लिए है, ये आंदोलन समाज में बराबरी के लिए है। और निश्चित तौर पर जब तक सरकार इन मांगों पर, इन जो सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने पर कोई ठोस योजना नहीं बनाएगी, ये आंदोलन रहेंगे। अब सरकार जो भी कहे, सरकार इसको राजनीतिक दृष्टि से देखे, समाज इसको मतलब प्रशासनिक दृष्टि से देखे, सफाई कर्मचारियों पर जुल्म ढाए, तो निश्चित तौर पर हम उसको सहन करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दोबारा से प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों से ये अपील करूंगा कि वो आंदोलन के लिए तैयार रहें, संयुक्त आंदोलन बनाएं, और जो ये शोषण चल रहा है तमाम विभागों में, उस शोषण के खिलाफ एकजुट हो जाएं और मिलकर के लड़ेंगे। नौकरी पक्की करवाने के लिए, ठेकेदारी खत्म करवाने के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए, शिक्षा में अधिकार के लिए, नौकरियों में